हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ईडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह, जिसमें आज हम लोग टॉपिक नंबर 3 देखेंगे। इसमें ना बिहार का भूगोल देखेंगे। इससे पहले ना बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, उसका सेक्शन भी आया है और एक बार मैं इसको कंपाइल करके मास्टर वीडियो अपलोड कर दी हूँ, तो जाकर के आप देख सकते हैं। और आज ज्योग्राफी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री से बिहार में बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। और एक वीडियो जो है ना एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री, उसको करा दूंगी कि ज्यादा उससे क्वेश्चन आते नहीं है। एंशिएंट से आते हैं लेकिन मिडिवल से बहुत कम आते हैं क्वेश्चन, इसलिए उसको ज्यादा वेटेज नहीं होता। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी से बिहार स्पेशल में बहुत ज्यादा वेटेज होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का भूगोल। पहला है बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदान क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल की तराई क्षेत्र में से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ की चट्टानी क्षेत्र में तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। बिहार कहाँ है? तो पूर्वी भारत में है। ध्यान रखिएगा, ऐसे जो अपना बिहार भारत बन रहा है ना, ठीक है, ये तो ठीक है। और यहाँ पे जो बन रहा है तो ये तो ऐसे हो गया ना, तो पूर्वी भारत में हमारा बिहार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार का भौतिक विभाजन कैसे कैसे होता है? तो पर्वतीय क्षेत्र जो तराई क्षेत्र होते हैं, मैदान और पठार है। इसमें पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो सुमेश्वर की श्रेणी, रामनगर दून की श्रेणी और दून घाटी। क्या क्या आते हैं फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? तो सुमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। मैदान में क्या क्या? तो उत्तरी गंगा के मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान। पठार में क्या आ जाएंगे? तो धारवाड़ चट्टाने आते हैं और बिंदी चट्टाने आते हैं, जो पठार में आते हैं। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं मैप के थ्रू, क्योंकि मैप के थ्रू आप देखेंगे ना, कितना भी पढ़ा रहेगा, लेकिन मैप अगर देख के आप कुछ पढ़ते हैं ना, तो आपको दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है ना। हमारे चैनल पे आपको एटलस भी दिया होगा, बिहार एटलस भी किया हुआ है, तो आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। उसमें भी मैप के थ्रू सारे कुछ मैं बताई हूँ, तो आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैप में देखते हैं कि बिहार का भौतिक विभाजन कैसे कैसे हुआ है। तो जो गंगा नदी हमारा जो जा रहा है, देखिए यहाँ पे गंगा नदी है। गंगा नदी बिहार के जस्ट बीचों बीच जाती है, ये गंगा नदी है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए सुमेश्वर श्रेणी, जो ऊपर जो शिवालिक श्रेणी का जो भाग है उसको सुमेश्वर श्रेणी कहते हैं। और यहाँ पे जो पश्चिम चंपारण में सुमेश्वर श्रेणी है। फिर यहीं पे दून घाटी है और रामनगर दून है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सुमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून, ऐसे मिलान करने के लिए भी आ जाएगा ना। तो सबसे पहले नॉर्थ साउथ क्या होगा? तो नॉर्थ में सबसे ऊपर में हो गया सुमेश्वर, उसके बाद दून घाटी, उसके बाद रामनगर दून। ठीक है। अभी देखिए गंगा अगर है ना, वहां हमारे बीच में जाता है। और घाघरा नदी जिसे सरयुग नदी भी कहा जाता है, वो सबसे पहले ये आएगा। और घाघरा गंडक का दोआब, ये बीच में जो 2 नदियों के बीच में जो जगह बचता है उसको दोआब बोलते हैं। तो घाघरा और गंडक दोआब ये हो गया। और उसके बाद कोसी नदी जो इम्पोर्टेंट है, जो नेपाल से सप्तकोशी से आया है, तो कोसी नदी, और ये सुपौल में एंट्री करता है। ठीक है। गंडक और कोसी दोआब, गंडक कोसी दोआब इसको बोलते हैं कि गंडक यहाँ है और कोसी यहाँ है, तो गंडक कोसी दोआब हो गया। और कोसी और महानंदा दोआब ये हो गया, महानंदा। और नीचे है गंगा और सोन दोआब है। ये गंगा, ये जो गंगा जा रही है, यहाँ पे सोन जा रही है, तो गंगा सोन दोआब ये हो गया। और उसके बाद मगध का मैदान। ठीक है, यहाँ पे हो गया पठारी क्षेत्र, दक्षिण पठारी क्षेत्र, जो बिंदे तो यहाँ पे होगा। और इसके बाद अंग का मैदान। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ध्यान रखिए आप, ये मैप को अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं क्या, नेक्स्ट देख लेते हैं पर्वतीय और तराई क्षेत्र क्या होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है पर्वतीय या तराई क्षेत्र। बिहार के उत्तर पश्चिम में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसकी कुल क्षेत्रफल कितनी है? तो 932 किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है। इसे 3 उप में विभाजित किया जाता है। अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि 3 में है क्या क्या है, तो सुमेश्वर, दून और रामनगर दून। ठीक है।
सुमेश्वर श्रेणी, सुमेश्वर श्रेणी ये श्रेणी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यह उत्तरी सीमा में है जो उस बिंदु से फैलती है जहां त्रिवेणी नहर शुरू होती है और भिकना ठोरी दरे के पास समाप्त होती है। इस क्षेत्र का निर्माण तृतीय काल में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जो सुमेश्वर श्रेणी का जो उत्पन्न हुआ है वो तृतीय काल में हुआ है। ठीक है, तृतीय काल में। यह पहाड़ी उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है और बिहार के उत्तर पश्चिम भाग को घेरे हुए है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सुमेश्वर की पहाड़ी है, जो इसका कितना मीटर है? तो 874 मीटर है, 874 मीटर ऊंचाई है सुमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट है रामनगर दून। तो रामनगर पहाड़ी श्रृंखला सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण किनारे पे स्थित है। जस्ट हमने अभी देखे थे सोमेश्वर के बाद रामनगर दून है। दक्षिण सबसे दक्षिण में क्या है? तो रामनगर दून है, उसके बारे में बता रहा है। यह बेतिया जिला मुख्यालय के से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंडक नदी के तट पर स्थित है। रामनगर दून कई छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसे दक्षिण श्रेणी के रूप में भी देखा जा सकता है। यह दक्षिण पर्वतमाला 32 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो संतपुर है, जो 242 मीटर है, निकट है। और हरहा नदी, ये इंपॉर्टेंट होगा, हरहा नदी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, हरहा नदी क्या है? तो हरहा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। दून घाटी, तो यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर दून की पर्वतमाला के बीच में है। जस्ट अभी हम लोग देखे थे कि दून घाटी कहाँ पे है? तो दून घाटी है सुमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में दून घाटी है। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बता रहा है। यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच में स्थित है। इसे दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। यह 21 किलोमीटर लंबा और 152 मीटर चौड़ा ऊंचा है। ठीक है, ये ऊंचा है, लंबा इतना है, उतना नहीं पूछता है। ये 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस घाटी का अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 240 किलोमीटर। इतना मत याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि सोमेश्वर सबसे नॉर्थ में है और रामनगर जो साउथ में है और दून घाटी बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट है मैदानी भाग। मैदानी क्षेत्र है। बिहार के कुल भूभाग का 96% मैदानी भाग है। ठीक है, कितनी है? 96% है। और इस मैदानी भाग का निर्माण और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, गंगा और उसकी जो नदियां है ना, उसके निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य में गंगा नदी बहती है। गंगा नदी अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो उत्तरी गंगा के मैदान में है। यह मैदान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। इस मैदान का निर्माण गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा जैसी नदियां के जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। यह तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी डिवीजन के क्षेत्र को कवर करता है और पश्चिम में घाघरा, गंडक, दोआब से लेकर पूर्व में महानंदा घाटी तक फैला हुआ है। इस मैदान का उत्तर पश्चिम भाग जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जहां ऊंचाई वाला तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी चट्टानी और छिद्रपूर्ण होती है। इसमें रिसाव का स्तर अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल स्तर भी ऊंचा होता है। इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण तक और उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व की ओर बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदियों के तटस्थ पे हुआ है। उत्तरी बिहार का मैदान दोआब जो मिलती हुई नदियों के बीच भूमि होता है, जिसको दोआब क्या कहते हैं? तो दो नदियों के बीच में जो जमीन बची हुई थी उसको दोआब कहते हैं। घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। अभी जस्ट हमने ये मैप के थ्रू देखे हैं और उसी जो ये मैप में हम लोग देखे हैं ना, उसी को वहां पे डिटेल्स में बताया है। वैसे कुछ खास नहीं है, अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये मैप से भी आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, घाघरा गंडक को दोआब, कोसी महानंदा दोआब और गंडक कोसी दोआब देख लिया अभी हम लोग जस्ट उसको में। दक्षिण गंगा के मैदान, तो दक्षिण गंगा के मैदान
दक्षिण की पठारी क्षेत्र और मध्य गंगा के क्षेत्र के मैदान में अवस्थित है। उत्तर गंगा मैदान और मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है बिल्कुल, और यह त्रिकोणीय आकार का मैदान है। इसे मगध मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में ताल क्षेत्र और दक्षिण में दक्षिण पहाड़ी इलाका और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र का लगभग 1230 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, नवादा जिले शामिल हैं। इस मैदान का निर्माण गंगा नदी उसकी मुख्य सहायक नदी पुनपुन, सोन, फल्गु सहायक नदी हुआ है। इस मैदान का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र का 3 उपवर्ग है, उसमें गंगा सोन दोआब है, मगध का मैदान और अंग का मैदान। जब भी मैप में हम लोग जस्ट देख लिए थे, ठीक है, गंगा सोन दोआब, उसके मगध का मैदान, उसके बाद क्या है तो मगध दक्षिण पठारी क्षेत्र, ये पठारी क्षेत्र, और ये गंगा अंग का मैदान, ठीक है। अभी हम लोग पठार देख लेते हैं। पठार में क्या है तो बिहार के दक्षिण सीमा पर पठार और पहाड़ी क्षेत्र जो झारखंड की सीमा से साझा करता है। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र दो क्रम की चट्टानें हैं। कौन कौन है तो धारवाड़ चट्टानें हैं और बिंदी चट्टानें हैं। मुंगेर धारवाड़ चट्टानें कहाँ, अगर देखिए यहाँ पे मैप ही है, मैं मैप भी बनाने वाली थी तो अभी मैप यहाँ पे है ही। देखिए धारवाड़ चट्टान कहाँ है तो हमारा धारवाड़ चट्टान यहाँ है, जो सोन नदी यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। सोन नदी डिवाइड करता है जहाँ पे विंध्य चट्टानें होती हैं, और फिर यहाँ से लेकर जो नीचे जितना भी है ना ये धारवाड़ चट्टानें हैं, ठीक है। ये सब जो रेडी में है धारवाड़ चट्टानें, और टर्सरी चट्टानें ये जो सोमेश्वर की पहाड़ी से है, जिसको टर्सरी चट्टानें बोलते हैं, और क्वार्टरनी मैदान बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुंगेर, जमुई, नवादा और गया में, मुंगेर, जमुई, नवादा और गया, यहाँ पे मुंगेर है और मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि में है। बिंध्य चट्टानें कैमूर, रोहतास में, ये देखिए बिंग चट्टानें कैमूर और रोहतास में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि को चौर या मन कहा जाता है। बिहार की उत्तरी गंगा के मैदान, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिहार की उत्तरी गंगा के मैदान के प्राकृतिक रूप से जलमग्न भूमि को चौर या मन कहते हैं। जो यहाँ जो गंगा हमारी जा रही है ना, इधर का जो कहीं पे भी अगर पानी जब जमा हुआ है ना, उसको चौर या मन कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। गंगा के मैदान बाढ़ के क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति को दियारा प्रदेश भी कहते हैं, जिसमें चारों ओर से पानी रहता है, एक जगह पे ऊंचा जो जगह होता है उसको दियारा कहते हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। उत्तरी गंगा के मैदान में मान, चौर या गोखुर झीलें के रूप में पाए जाते हैं। गोखुर झील जो अभी हम लोग जानते हैं कि गोखुर झील बिहार में कहाँ पे है। जो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कहाँ पे है तो ये बेगूसराय, यहाँ पे बेगूसराय में ही कांवरताल झील है, वो ध्यान रखिएगा, कांवरताल झील। ये ना आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, 67 में री एग्जाम में भी, 67 में एग्जाम में भी पूछा था, और 68 में पूछा था। ये तो पूछता है क्योंकि वो ना आर्द्रभूमि में पहला बिहार का आर्द्रभूमि था कांवरताल झील, तो ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसको गोखुर झील बोलते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण गंगा के मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को ताल कहते हैं। ताल यहाँ पे क्षेत्र जो होता है ना उसको ताल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तरी गंगा के मैदान की उत्तरी गंगा की मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे कोसी है ना, इधर से जो कोसी है सुपौल में एंट्री करता है, वो कोसी है ना अपने मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, ठीक है। तो वहाँ पे उत्तरी गंगा के मैदान में बाढ़ बहुत आता है, बाढ़ की विभीषिका के रूप में भी प्रसिद्ध है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। अभी देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है तो धारवाड़ का कब का है तो निर्माण काल है प्री कैम्ब्रिज, धारवाड़ प्री कैम्ब्रिज का है, कैम्ब्रियन चट्टानें हैं, और मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और राजगीर में है। विशेषता क्या है तो बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी है। बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी कौन सा है तो धारवाड़, ध्यान रखिएगा, बिहार में सबसे प्राचीन धारवाड़, और उसमें क्या पाया जाता है तो उसमें धात्विक चीज प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बिंद, प्री कैम्ब्रिज, ये दोनों बिंद और धारवाड़ एक ही टाइम का है। कैमूर और रोहतास में, जस्ट अभी हम लोग मैप में देख लिए हैं।
और दूसरा प्राचीन पहाड़ी है जिसे सीमेंट उद्योग और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। टर्सरी होता है प्लास्टोसिन, जो हिमालय हमारा जो निर्माण हुआ है ना वो टर्सरी युग का ही है, ध्यान रखिएगा, मतलब प्लास्टोसिन युग का है। तो टर्सरी पश्चिम चंपारण में, जस्ट अभी हम लोग देख रहे थे टर्सरी कहाँ के, तो पश्चिम चंपारण में है। और सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, सबसे नवीन पहाड़ी बोलते हैं। और क्वाटनरी प्लास्टोसिन और होलोसिन का टाइम का है। और ये क्या है, गंगा के मैदान जो बना है वो है। और बिहार का अधिकांश भाग मैदान है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। और सबसे नवीन अगर बोला जाए ना तो ये है तुम्हारी गंगा के मैदान, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे बिहार की जलवायु, क्योंकि एक ही चीज में कर नहीं सकते, देखते हैं, ठीक है। बिहार के जलवायु क्षेत्र हम लोग देख लेंगे, ये अच्छा खासा इसमें है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो जोन 1, जोन 2 और जोन 3। और फिर यहाँ पे कोपेन टिरवाथा क्या किए थे, थंडरवेव कौन की क्या कहे थे, किसको कहाँ पे किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोपेनहेगन का हमेशा क्वेश्चन आता है। फिर जोन 3, ये सारे कुछ ना मैं नेक्स्ट वीडियो में देख लूँगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार की ज्योग्राफी देखेंगे। इसमें एक वीडियो ऑलरेडी मैं कंप्लीट करवा दी हूं और बिहार का जितना मॉडर्न हिस्ट्री है, जो बिहार का स्पेशल, वो मैं पूरा कंपाइल कर दी हूं एक वीडियो में, तो आप जाकर के देख सकते हैं। और ये आज बिहार का भूगोल है। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, सेकेंड वीडियो मैं आज कर दे रही हूँ। और सेकेंड ही नहीं, मैं पूरा ही कोशिश करूँगी कि ये पूरा एक वीडियो में कवर कर दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का अभी 5-6 दिन ही बचा है, तो आपको ज़रूरी होगा। और फ्रेंड्स मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किए थे कि आप कंप्लीट करवा दीजिए, तो मैं करवा देती हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो मैं भी थोड़ा सा फोकस में हूँ उसमें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार की जलवायु, किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। किसी क्षेत्र में जो मौसम लगातार कंटिन्यू होते रहता है ना, उसी को भी हम लोग जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। तो ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि बिहार का जो जलवायु है क्या है, तो उष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण है या शीतोष्ण, ऐसे करके पूछेगा। तो बिहार की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है, ठीक है, मानसून ही है हमारा। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। जैसे कि बिहार में जलवायु को प्रभावित निर्धारित करने वाले मुख्य कारक क्या क्या होते हैं। तो कारक किसमें होते हैं, अक्षांशीय स्थिति, उपोष्ण क्षेत्र, जैसे अक्षांशीय जो हमारा बिहार बना हुआ है, आपको पता ही है कि इंडिया यहाँ पे है ना। तो अक्षांशीय उपोष्ण क्षेत्र, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूर और उच्चवाच मानसून का प्रभाव, ग्रीष्म हवाएं, ये सब ना आपको ना क्वेश्चन पूछ देगा। कैसे, स्टेटमेंट बेस पे सब पूछ देगा। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 4-6 चीज़ें होती है, अक्षांशीय स्थिति, उत्तर में हिमालय की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूर और उच्चवाच मानसून का प्रभाव, ग्रीष्म हवाएं, जो भी होता है ये चीज़ें हैं जलवायु निर्धारित करते हैं, ठीक है। इसमें से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, हमेशा आपको पीवाईक्यू में मिला होगा। तो बिहार की उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग की भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार के वर्गीकृत किया गया है। इसमें क्या है, उत्तरी बिहार को CWG और दक्षिणी बिहार को AW। आप ना ऐसे एक मैप बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे आप मैप बना लीजिएगा, उतना तो परफेक्ट नहीं बना, ठीक है। ऐसे मैप बना लीजिए, ये कोपेन का ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ पे, ऐसे कोपेन, हम तो ऐसे ही अपना मैप पे लिख चुके हैं कि कोपेन का, तो कोपेन का यहाँ पे याद कर लीजिए CWG, तो ठीक है, यहाँ पे ऐसे याद कर लीजिए। और AW, आप बार बार इसको देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, CWAW, मतलब CWG ऊपर में है और दक्षिण बिहार में AW है, ठीक है। फिर टिवार्था ने भी कहा था, लेकिन ज़्यादातर कोपेनहेगन का याद रखिए, कोपेन का ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। टिवार्था भी उत्तर बिहार को CAW बनाए थे और दक्षिण बिहार को AW। तो ये तो आपको समस्या नहीं होगा, दक्षिण बिहार का AW ही बोला गया है। और थंडरबर्ड ये तीसरा है, जो उत्तर पश्चिमी संकीर्ण, यहाँ पे उत्तर पश्चिमी संकीर्ण बोल रहा है ना, तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। उत्तर पश्चिमी संकीर्ण को CBW से किए हैं और नीचे वाले शेष बिहार, टोटल बिहार को CAW से किए हैं। तो ये तीनों का ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर ना आप
कोपेन का जरूर ध्यान रखिएगा, कोपेन का जरूर ध्यान रखिएगा कि उत्तरी बिहार के CWG और दक्षिण बिहार के AWG, ठीक है। और टिवार्था का भी थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिए कि कभी कभी टिवार्था भी पूछ देता है, लेकिन थनवेट का नहीं पूछा है उतना, तो ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है, ठीक है। इसमें ग्रीष्म ऋतु होता है, वर्षा ऋतु होता है और एक शीतोष्णी ऋतु, शीत ऋतु होता है, ठीक है। इसमें ग्रीष्म ऋतु का क्या इसमें देखा गया है, तो जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी आने लगती है और यह मार्च से जून के बीच में होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीष्म ऋतु का कार्य टाइम कब का होता है, तो ग्रीष्म ऋतु का होता है मार्च से मध्य जून तक होता है, ठीक है। और सूर्य का उत्तरायण, ये भी ध्यान रखिएगा, सूर्य का उत्तरायण की वजह से ऐसा होता है ग्रीष्म ऋतु, मतलब सूर्य जो है ना दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, इसकी वजह से गर्मी शुरू होता है और तापमान में वृद्धि होती है और वायुदाब में कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिसे लू कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो हम लोग साइड में ना लू ही बोलते हैं, ठीक है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है और सबसे गर्म स्थान 47 डिग्री सेल्सियस होता है। और सबसे गर्म स्थान आपको पता होगा फ्रेंड्स कि गया को बोला जाता है, ठीक है, गया को। मानसून आने से पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है जिसे नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी कहते हैं। ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि ये क्वेश्चन पूछता है ना कि कहाँ पे क्या बोला जाता है। तो उत्तरी बिहार जो बंगाल की खाड़ी से जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं ना, उसको उस वर्षा को नॉर्वेस्टर बोलते हैं, काल बैसाखी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस बंगाल में भी यही बोलते हैं, काल बैसाखी ही बोलते हैं नॉर्वेस्टर को। और ऐसे अभी केरल में और कर्नाटक में जाएंगे ना तो आम्र वर्षा करके बोला जाता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में काल बैसाखी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या है, तो जून मध्य से लेकर के अक्टूबर मध्य तक होता है वर्षा ऋतु के बीच समय को बिहार की वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है और बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है, ठीक है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, जुलाई अगस्त में बहुत अधिक वर्षा हो रही है, अभी भी हो रहा है। बिहार में औसतन 112 सेंटीमीटर होता है और 2022-23 में सर्वाधिक किशनगंज में होता है और सबसे कम वर्षा जहानाबाद में होता है। तो अभी जो बजट अगर आप 2025-26 का बजट अगर देखे होंगे ना 25-26 में, तो आपको पता हुआ कि सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में हुआ है, अररिया में और पूर्णिया में हुआ, ठीक है। इस कोना में बिहार का जो मैप बनेगा ना, तो ये कोना में सबसे ज़्यादा वर्षा हुआ है और यहाँ पे सबसे कम हुआ है, अरवल में, जहानाबाद में और शायद बक्सर में, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आप मैप ध्यान में रखिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बिहार में कहाँ से सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा जो होता है ना, उसकी वजह से वर्षा होती है, ठीक है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है जिसके कारण उत्तर बिहार बाढ़ एवं दक्षिण बिहार सूखा प्रभावित होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्तरी बिहार किससे प्रभावित होता है, तो उत्तरी बिहार बाढ़ से, क्योंकि आपको पता है कि कोसी को क्या कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है जो उत्तरी बिहार से बहती है। और दक्षिण बिहार को सूखा प्रभावित कहते हैं क्योंकि दक्षिण बिहार से जो भी नदियाँ आती है ना, वो मानसून के वजह से आता है, इसको मतलब वो हमेशा नहीं आता है, तो मौसम पे डिपेंड होता है, इसलिए यहाँ पे सूखा आता है। तो उत्तरी बिहार बाढ़ से डूबता है और दक्षिणी बिहार सूखा से बर्बाद होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है शीत ऋतु। इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी तक का होता है और मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है, ठीक है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह में सर्वाधिक ठंड पड़ता है और सर्वाधिक ठंड जिला कौन है, तो गया में। आपने अभी देखा कि सबसे ज्यादा गर्म जिला भी गया है और सबसे ज्यादा ठंड जिला भी गया ही है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी व मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है और ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होता है, तो ये भी ध्यान रखिए। तो अधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र, ये भी देख लेते हैं। तो बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिण बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। अभी देख लेते हैं मैप में। ये हमारा ये मैप है बिहार में कृषि जोन और ये एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आप जोन 1 में देखिए, यहाँ पे जोन 1 है, यहाँ तक जोन 1 में जा रहा है, ठीक है। इसमें टोटल शायद 13 जिला आता है। और नेपाल जोन 2 में कितना आता है तो देख लीजिए, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो इतना आपको आप मैप में ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। जोन 2 इसको जोन 1, जोन 2, और यहाँ पे जोन 3 का ही मैटर आता है, जोन 3 का, लेकिन इसमें ही विभाजित किया गया है जोन। इसको यहाँ पे जोन 3 का ए बोलते हैं और इसका बी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे ए बी ऐसे मत कीजिएगा। यहाँ जो मगध क्षेत्र होता है, जो बक्सर रोहतास और जो ये क्षेत्र है ना, इसको जोन ए में डाला, जोन 3 के बी में डाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, और इसको जोन ए में डाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तो पता ही होगा कि हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश से और पूरब पश्चिम बंगाल से, ऊपर में नेपाल, नॉर्थ में नेपाल और साउथ में झारखंड है। तो ये तो चौहदी आपको पता होगा, एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। हाँ देखिए, उसी का चार्ट जो भी मैं बता रही थी ना, ये चार्ट है, ये चार्ट आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये मैं साफ कर देती हूँ, आप पर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो यू कैन, ठीक है, ओके। और यहाँ देखिए, वही चीज़ यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है कि जोन 1 में 13 जिले हैं, जोन 2 में 8 जिले हैं, जोन 3 ए में 6 जिले हैं, क्योंकि जो भागलपुर और ये मुंगेर और भागलपुर वाला जो जगह था ना, जोन 3 में है, और जोन 3 बी में 11 जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा जोन 1 में है जो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हमने मैप देख ही लिया है, तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं फील हो रही है ना। ये तो मैप से आपको ध्यान आ ही गया होगा। इसमें फसल देख लेते हैं, क्या क्या फसल है इसमें। तो गन्ना है, एक मिनट, हाँ, फसल क्या है इसमें, गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का आदि इसमें होता है जोन 1 में। जैसे आपको पता ही होगा, गन्ना सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण में होता है, उसी क्षेत्र में होता है ज़्यादातर गन्ना। और जोन 2 में जो सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार और पूर्णिया, मधेपुरा जो जगह आता है जोन 2 में, उसमें सबसे ज़्यादा मुख्य फसलें जूट होती है, धान, चाय, मक्का। चाय यहाँ पे किशनगंज में होता है, जब मक्का भी इस बार पूर्णिया में बहुत ज़्यादा टॉप नंबर पे है, जूट भी पूर्णिया में होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जोन 3 में जो भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय जो भाग जोन 3 ए में आता है, उसमें यह बांगर मिट्टी का प्रधानता है। जो दक्षिण बिहार है ना, ज़्यादातर बांगर मिट्टी ही पाया जाता है उसमें। और एक गेहूँ, दाल, अरहर, चना आदि पाया जाता है। जोन 3 बी में भी वही चीज़ है, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद, गया, नवादा। टोटल 11 है। तो इसमें भी सेम ही दाल वाल, जैसे अभी पटना में आपको पता ही होगा, सबसे ज़्यादा दाल पटना में होता है, ध्यान रखिएगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिहार का अपवाह तंत्र। ये VVI है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इससे क्वेश्चन आता ही है। ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स में आप बजट देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और बिहार का इकोनॉमिक्स में सिर्फ बजट ही आता है, और थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आता है जो मुझे भी नहीं आता, मैं छोड़ देती हूँ उसको, ठीक है। जरूरी नहीं है सारा अटेम्प्ट करना ही हो, है ना। जो आपका मजबूत पार्ट है ना, वो गलत नहीं होना चाहिए। मेरा इकोनॉमिक्स मजबूत पार्ट नहीं है, मैं बजट करती हूँ और 1-2 क्वेश्चन ऐसे बाई चांस गलती सही हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं उतना ज़्यादा लोड नहीं लेती हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं बिहार का अपवाह तंत्र, जो नदियाँ हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो बिहार की नदियाँ, बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है, बिल्कुल है। और यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियाँ का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियाँ 2 वर्गों में विभाजित है, ठीक है। ये कौन कौन सी है, तो एक हिमालय नदी है जो हमेशा पानी आते रहता है उसमें, और एक पठारी नदी है जो मानसून के टाइम में आता है, ठीक है। इसमें हिमालय नदियों में क्या क्या खासियत है, क्या क्या है उसमें, ये देख लेते हैं अच्छे से। तो ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदी है, जिसे सदा नीरा भी कहते हैं, जैसे गंडक को भी सदा नीरा कहा जाता है, वैसे ही भी ध्यान रखिएगा। और ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, बिल्कुल। ये अगर आप मैप देखिएगा, देखिए ज्योग्राफी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़िए ना, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, तो आप मैप के थ्रू ही पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उत्तर से दक्षिण की ओर, क्योंकि जो भी नदियाँ आती है, इधर से कोसी आती है, गंडक आती है, बूढ़ी गंडक आती है, बागमती, कमला, जो भी है, तो उत्तर से नीचे आता है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, और ये नदियाँ पूरब की ओर पूर्ववर्ती होती है, मतलब सब ना इधर बहते रहता है, ठीक है, सब इधर बहते रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूर्ववर्ती है। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है, और ये नदियाँ बाल्यावस्था में है। ये बाल्यावस्था क्या बोलते हैं कि जो नई बने, जैसे शिवालिक की पहाड़ियाँ भी नई है, तो वहाँ से बाल्यावस्था उसी को बोलते हैं, ठीक है। ये मत सोचे कि अभी कम है, इसका भी एज बहुत हो गया, लेकिन बाल्यावस्था बोला जाता है। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर
बनाने वाली नदियाँ होती है। आपको पता होगा कि जो गोखुर वाली जो बातें हैं ना, वो बिहार में एक एशिया में सबसे बड़ा डेल्टा झील, सॉरी, जो गोखुर झील है वो कावरताल झील है, जो 2020 में उसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन 67 में प्री में मतलब एक कैंसिल हो गया तो उसमें भी, और पहले भी ये क्वेश्चन पूछा था और अभी भी पूछ सकता है। और अभी नागिनट्टी जो हुआ है ना रामसर स्थल में शामिल, उसका क्रम याद कर लीजिएगा और कहाँ पे है, जमुई में हुआ, तो वो भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार, ठीक है। अत्यधिक जल संग्रह के कारण बाढ़ का कारण बनती है, बिल्कुल, क्योंकि अभी कोसी नदी को हम लोग जानते ही हैं कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गंडक, इसमें कौन कौन नदियाँ आती है, तो गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती, जो भी ये नदियाँ ना सब ऊपर का है। गंगा तो बीच में जाती है, लेकिन ये सारी नदियाँ ऊपर से, मैप में देखेंगे हम, ठीक है। अभी पठारी नदियाँ देख लेते हैं, तो ये वर्षा पे आधारित होता है, बिल्कुल वर्षा पे आधारित होता है, और ये दक्षिण से उत्तर बहती है। सेम आप मैप, अगर आप मैप देखते हैं, ऐसे नॉर्मली बना रही हूँ मैं मैप ऐसे, तो यहाँ से सोन जाता है, ठीक है, फल्गु, पुनपुन, अजय, ये सब जो भी है ना, क्यूल, ये सब इधर से जाता है, तो ये क्या था, दक्षिण से उत्तर। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ देगा ना फ्रेंड्स कि कौन सी नदियाँ उत्तर से दक्षिण बहती है और कौन सी नदियाँ दक्षिण से उत्तर जाती है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको चूज करना पड़ता है। तो आप जब तक मैप में आप नहीं पढ़ेंगे ना, आप एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। हम लोग एक्सपीरियंस हो गए तो हम लोग को समस्या नहीं होता, लेकिन जो नए बंदे हैं और जो इस चीज़ में नए आए हैं ना, उनको समस्या हो जाता है, ठीक है। तो आप मैप थ्रू बनाइए, ठीक, बहुत गंदा मैप बनाइए। चलिए नेक्स्ट है नदियाँ अनुवर्ती होती है, नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती है, नदियाँ पौड़ अवस्था में होती है। वो जो उत्तर से दक्षिण आती है ना, वो न्यू है, और अभी जो इधर से जाती है, जो मतलब पठारी नदियाँ है, वो पौड़ अवस्था में हो गया, मतलब बुढ़ापा में आ गया उसका। ये सीधी गमन करती है, और गमन करने वाली नदियाँ सीधा जाता है, मार्ग नहीं बदलता है, तो ध्यान रखिएगा। बाढ़ की कम संभावना होती है, जिससे इसमें कौन कौन नदी है, तो सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, अजय है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब कहाँ पटना में मिलती है, गंगा नदी में मिलती है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम मैप में, ये आ गया हमारा मैप। इसमें देखिए मैप थ्रू याद रख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से आ गई हमारी घाघरा नदी, लिखा भी है घाघरा नदी, मैं कलर में चेंज कर लेती हूँ। इसमें हो गया घाघरा नदी, ये हो गया आपका गंडक नदी, ठीक है। ये बूढ़ी गंगट, बागमती, कमला, कोसी और मेची, जो कोसी मेची में परियोजना चल रहा है अभी, जान रही आपको पता ही होगा, और ये महानंदा। यहाँ पे ये क्रम से सजाने के लिए भी बोल देगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये दोनों कंफ्यूज करता है कभी कभी कि बूढ़ी गंडक के पास कौन सा है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ देता है, मिलान करने के लिए पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब करने के लिए बोल देगा ना, तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैंने इसको याद करा था, मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी स्टार्टिंग पीरियड में। ये बूढ़ी है ना, बी से स्टार्ट हो रहा है, और बागमती बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों को साथ में रखिए, बूढ़ी गंडक और बागमती। कमला, के से कमला, के से कोसी, कमला और कोसी, ठीक है, ये ध्यान रखिए। कभी कभी दो आप पूछ देगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। शायद ये गंदा दिख रहा है क्यों, तो लाइट नहीं हो रहा अच्छा से, देखिए। और मेची, कोसी मेची परियोजना, ये आपको पता ही चल रहा है अपना। महानंदा, ये सबसे लास्ट में नदी है, ये पूछता है कि सबसे पूर्वी नदी कौन है बिहार की, तो महानंदा, ठीक है। जो क्या करता है, तो जो वेस्ट बंगाल से बिहार का ये बनाता है, मतलब बॉर्डर बनाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, कभी एग्जाम दिए होंगे या फिर PYQ बनाएंगे हो, टेस्ट में दिए होंगे, तो उसमें पूछता है कि उत्तर प्रदेश यूपी से कौन सी नदियां सीमा रेखा बनाती है, तो एक तो आ गया यहाँ पे गंडक, ये कलर ना मुझे सही जच नहीं रहा, हाँ देखिए यहाँ पे एक तो हो गया गंडक, ठीक है, एक गंडक हो गया, एक घाघरा हो गया, ये भी आपको मैप बना, ये बॉर्डर बनाता है, एक कर्मनासा नदी, ठीक है। तो 3 नदी ये पूछता है, तीनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दक्षिण बिहार की नदियाँ देख लीजिए, कर्मनासा है, सोन है, पुनपुन, निरंजना को ही फल्गु नदी बोलते हैं, जो निरंजना में बौद्ध जो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी, निरंजना नदी जो फल्गु हो जाता है। मोहना, ये निरंजना और मोहना मिल के फल्गु बन जाता है, और उसके बाद ये फल्गु नदी ना डायरेक्टली गंगा में नहीं जाता, ये पुनपुन नदी में, और पुनपुन नदी जो फतुहा में मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ कि कौन पुनपुन नदी गंगा में कहाँ पे मिलता है, तो फतुहा में, इधर क्यूल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मैप आप ध्यान रखिए। यहाँ आप
थोड़ी सा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि ज़्यादा इतना क्वेश्चन पूछता नहीं है। ये जब बता दे रही हूँ कि कहाँ पे क्या मिलता है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है जो बंगाल की खाड़ी में पहुँचती है, और इसका लंबाई याद रखिएगा बिहार में तो 445 है। ठीक है। घाघरा तिब्बत से निकलता है और तिब्बत से निकलता है, गंगा सारण में मिलता है घाघरा। ठीक है। और इसका लंबाई है 83 किलोमीटर। नेक्स्ट है गंडक, नेपाल से निकलता है और गया सोनपुर में मिल जाता है। सोनपुर में ही मेला लगा था, 70वीं PSC में क्वेश्चन पूछ दिया था कि कहाँ पे वो मेला, एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, तो सोनपुर में लगा था। और इसकी लंबाई कितनी है, 260। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलता है और गंगा खगड़िया में मिलता है, 320 किलोमीटर लंबा है। बागमती महाभारत श्रेणी से निकलता है नेपाल से और कोसी नदी में मिलता है। ठीक है। और कमला महाभारत श्रेणी से, कोसी गोसाई थान, ये ध्यान रखिएगा, कोसी कहाँ से, तो गोसाई थान से मिलता है। और गंगा कुर्सेला कटिहार में मिल जाती है, ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे मिलता है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। और इसकी लंबाई ध्यान रखिए 260 किलोमीटर। महानंदा सबसे लास्ट वाली है, मतलब पूर्वी वेस्ट बंगाल और बिहार का बॉर्डर बनाता है। तो महानंदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से निकलता है और गंगा में मालदा में मिलता है। तो ये ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना एक, कि कौन सी नदी है जो बिहार में टच करती है लेकिन बिहार में मिलती नहीं है, तो ये मालदा में मिलता है। मालदा कहाँ पे, तो ये वेस्ट बंगाल में मिलता है, बिहार में नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। कर्मनासा बिंद पहाड़ी, जो अब ये सब ना दक्षिण बिहार की नदियां हैं। कर्मनासा बिंद पहाड़ी से निकलता है और गंगा के चौसा में मिलता है। ठीक है। चौसा से कुछ याद आ रहा है आपको हिस्ट्री में, आप ये सब याद रखिए, है ना, ये सब क्वेश्चन आए ना तो देखिए क्या होता है ना कि आप जो चीज़ पढ़ रहे एक ही चीज़ मत पढ़िए, आपको बहुत कुछ ध्यान में रखना है। जैसे ऐसी चौसा क्वेश्चन आया दिमाग में, चौसा में क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था, अब सब यहाँ बक्सर युद्ध हुआ था। बक्सर युद्ध कब हुआ था, डेट याद रखिए, वो चीज़ें ईयर याद रखिए, किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा ना, तो आपको हिस्ट्री भी आपको धीरे धीरे रिविजन होते रहेगा। ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, हम लोग वैसे ही करने लगे, बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने के बाद होगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा, लोड मत लीजिए ज़्यादा। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलता है और दानापुर में मिल जाता है, गंगा के दानापुर में। पुनपुन झारखंड पलामू से निकलता है और गंगा फतुहा में मिलता है, ये अभी मैं जस्ट बताई हूँ, फतुहा में मिलता है। फल्गु निरंजना नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलता है और पुनपुन नदी में मिल जाता है। फल्गु नदी है जो पुनपुन नदी की सहायक नदियाँ हैं। और अजय जमुई में निकलता है और पश्चिम बंगाल में मिलता है। ये क्यूल, ये साथ साथ जाता है लेकिन बिहार में नहीं मिलता। क्यूल हजारीबाग से निकलता है, गंगा लखीसराय में मिल जाता है। और सकरी छोटा नागपुर पठार से निकलता है और क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाता है। तो अभी हम लोग गंगा के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि गंगा तो अपने लिए बहुत फेमस है, मतलब गंगा तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है। तो अभी गंगा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गंगा नदी उत्तराखंड की, एक मिनट पे क्या हो रहा है, हाँ, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में कितना था, तो 445 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदी के मिलने के बाद इस नदी को गंगा नाम पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों ध्यान रखिएगा, कौन कौन नाम है इसका, तो अलकनंदा और भागीरथी। कहाँ पे मिलता है, तो देवप्रयाग में। ये दोनों ध्यान रखिए, कभी कभी पूछता है कि गंगा कौन सी नदी मिलकर गंगा का नाम बनता है। ठीक है। बिहार से नहीं पूछेगा लेकिन ओवरऑल जो फिजिकल ज्योग्राफी पूछता है ना उसमें से क्वेश्चन पूछ देता है। तो देवप्रयाग में मिलता है कौन कौन, अलकनंदा और भागीरथी, वही आगे बढ़ करके गंगा नाम बन जाता है उनका। नेक्स्ट है गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र है क्योंकि बीच बीच से आती है। ये गंगा नदी बिहार के बक्सर जिला में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल की ओर चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों, ये भी ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से क्रॉस करती है, तो टोटल 12 जिलों से। ठीक है। वो दोनों, ये जो नाम मैं बताऊंगी ना, ये फिंगर पे याद कर लीजिएगा, 2-3 बार याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है। तो नाम क्या क्या है 12 जिला का, तो एक होगा बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। अगर आपको इस तरीके से याद नहीं होता तो एक मैं मैप के थ्रू ही बता देती हूँ। ऐसे जब अपना बिहार है ना, मैप तो गंदा बना, कोई नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप याद कीजिए, यहाँ पे बक्सर है, यहाँ पे भोजपुर है, पटना है, फिर यहाँ पे आ गया लखीसराय, इधर मुंगेर और यहाँ पे
भागलपुर, ठीक है। और फिर यहाँ से देखिए सारण, वैशाली, समस्तीपुर, और समस्तीपुर के बाद बेगूसराय गया, बेगूसराय के बाद खगड़िया, और फिर यहाँ पे कटिहार। तो याद करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से आप कीजिए, या ऐसे याद कर लीजिए, वैसे नहीं याद होगा बीच बीच में क्रॉस करके या तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए या फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, तभी आपको पूरा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। हमारा हो गया ये। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? तो पटना। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि बिहार में गंगा नदी की सबसे लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो ये पटना में है। गंगा की सहायक नदियों में कौन कौन है? तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि है। आदि नदियाँ बिहार के गंगा नदी से मिलती है, जबकि महानंदा और अजय बिहार से बाहर गंगा नदी में मिलती है। यही हमें आपको बता रही थी कि महानंदा और जो है बिहार में नहीं मिलती है, क्वेश्चन पूछा हुआ, लेकिन अजय के बारे में नहीं पूछा हो तो ध्यान रख सकते हैं, अब अजय भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है बंगाल में इसे पद्मा कहा जाता है, ठीक है, पद्मा नदी कहा जाता है, और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, वहाँ पे डेल्टा भी बनाता है, तो ध्यान रखिएगा। अभी घाघरा नदी, तो घाघरा नदी यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है और बिहार के सिवान में प्रवेश करती है, ठीक है, घाघरा नदी, और उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा नदी में मिल जाती है। अन्य नाम इसका क्या है? तो सरयुग नदी नाम है मैदानी भाग में, और घोघरा करनारी नेपाल में इसको नाम है, लेकिन ज़्यादातर आप घाघरा याद रखिएगा और सरयुग नाम याद रखिएगा। जो रामायण हुआ है ना वहीं पे सरयुग, अयोध्या वहीं पे है। इसकी सहायक नदी राप्ती है, छोटी गंडक है, और शारदा, भेरी, सेती। ध्यान रखिएगा, राप्ती के बारे में पूछता है, कभी कभी पूछता है राप्ती के बारे में कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में मिलती है, तो उसमें राप्ती ऑप्शन में रह जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, ताप्ती राप्ती हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग बांध देते हैं ना। तो ताप्ती तो है अरब सागर में मिलती है, लेकिन राप्ती गंडक नदी, घाघरा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहते हैं मैदानी भाग में, और सप्त गंडक सालिग्रामी नदी भी बोलते हैं, क्योंकि जो वहाँ से जो पत्थर मिलती है ना सालिग्राम की जैसा है। सालिग्रामी नदी नेपाल में बोला जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलीगिरी और अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते समय गाज बनाती है और बिहार के भैंसा लोटन पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। ये आप ध्यान रखिएगा, भैंसा लोटन में जाता है, पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी कौन है? तो काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट, इसमें मिलने वाली गोल गोल काले पत्थर को सालिग्राम कहा जाता है, जस्ट अभी मैंने बताया है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक, ये सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलती है, और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय आदि से बहती हुई अंत में खगड़िया जिले में मिल जाती है। तो बूढ़ी गंडक कहाँ मिलती है? तो खगड़िया जिले में। और ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ से गुजरती है, कभी कभी पूछ देगा ना कि मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे है, तो मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? तो सिकरनाहा, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन हुई? तो मसान, बालोर, तेऊर, धनौती। नेक्स्ट है बागमती नदी, तो यह नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी में जिले में प्रवेश करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बागमती नदी बिहार में किस जगह से एंटर करती है? तो सीतामढ़ी जिले में, ठीक है। और अंततः यह गंगा में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी में मिल जाती है। और कमला नदी क्या है? तो कोसी नदी में मिल जाती है, तो ध्यान रखिएगा। इसकी सहायक नदी है लाल बकिया, लखनदेही ध्यान रखिएगा, अभी वहाँ पे कुछ गार्ड बनाया जा रहा है, तो ध्यान रखिए, लखनदेही, मनोहरा, अवधारा, विष्णुमती। इतना नहीं, लखनदेही सिर्फ याद रखिए। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपति मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट है कोसी नदी, यह नेपाल के उत्तर पूर्वी में स्थित गोसाई थान से निकलती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, गोसाई स्थान से निकलती है कोसी नदी, और यह नेपाल में सप्त कोसी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलने के बाद बनती है। कोसी नदी बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है और कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। ये ध्यान रखिए, कहाँ इंटर करती है? तो सुपौल में। कहाँ मिलती है गंगा नदी में? तो कुर्सेला गंगा नदी में विलीन हो जाती है। और कुर्सेला कहाँ है? तो कटिहार में। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन
मार परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का अभिश्राप भी कहा जाता है कोसी नदी को। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी सहायक नदी कौन है? तो अरुण, तमोर, लिखू, दुधकोसी, तामकोसी, इंद्रावती, सुनकोसी, ये सब जो कोसी कोसी लगा हुआ ना, कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। एक लास्ट है ऊपरी वाली नदी में महानंदा। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज कहाँ पे एंटर करती है? तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्व की नदी है। ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर बिहार की सबसे पूर्व की नदी कौन है? तो ये महानंदा है। इसकी सहायक नदी कौन है? तो पनौर, नागर, बालासार और मेची। मेची बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। मेची, कोसी मेची परियोजना भी चल रहा है बिहार में। नेक्स्ट है, अब दक्षिण बिहार की नदियां हैं कर्मनासा। इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से निकलती है और बिहार के उत्तर प्रदेश से सीमा निर्धारित करती है। जस्ट मैं बताई थी कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन सीमा बनाती है, तो आपका गंडक हो गया और कर्मनासा और एक घाघरा था, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये बक्सर में मिल जाती है, बक्सर में गंगा नदी में मिल जाती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिम नदी है और कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी भी कहा जाता है, ठीक है। कर्मनासा नदी को अपवित्र कहा, नाम ही से अपवित्र फील हो रहा है ना, तो ये चीज़ें यहाँ पे कर्मनासा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोन नदी यहाँ से इंटर करता है, मतलब रोहतास से इंटर करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। सोन नदी के बारे में है कि यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी के मैकाले श्रेणी से निकलती है और रोहतास के बिहार में गढ़वा एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो कहाँ मिलती है? तो मनेर में मिलती है, ठीक है। और प्रवेश कहाँ करती है? तो प्रवेश रोहतास में करती है। कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और अमरकंटक की मैकाले श्रेणी से निकलती है, ध्यान रखिएगा। अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सी नदी निकलती है, जो बहुत ही फेमस है और बहुत बार PYQ में पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकता है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी नदी दक्षिणी सहायक नदी है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, इसकी प्रमुख नदी कौन कौन है? तो रिहंद है, इंपॉर्टेंट है रिहंद, कन्हारा, उत्तरी कोयल। ये उत्तरी कोयल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक उत्तरी कोयल है, एक दक्षिणी कोयल है। उत्तरी कोयल है जो सोन नदी की सहायक नदी है, जो बिहार और झारखंड से बॉर्डर बना के वो मिलती है सोन नदी में। लेकिन दक्षिणी कोयल है ना, वो झारखंड और कहाँ पे आता है, शायद उड़ीसा में क्रॉस करता है, तो ये ध्यान रखिए। उत्तरी कोयल नदी, इसमें कुछ बना भी है, तो भी ध्यान रखिएगा। सोन नदी पर डेहरी बांध, रोहतास, इंद्रपुरी बाजार, ये बहुत ज़्यादा भी फेमस है फिलहाल के लिए, इंद्रपुरी बराज। बाण सागर बांध स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों में रोहतास, भोजपुर, शुष्क मैदानी क्षेत्रों में बिहार का मुख्य चावल उत्पादन क्षेत्र बना हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा कि चावल और गेहूं सबसे ज़्यादा रोहतास में होता है, तो इसी नदी की वजह से होता है। नेक्स्ट है पुनपुन नदी। तो पुनपुन ये झारखंड की पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा नदी में मिल जाती है। इनका नाम याद रखिएगा, मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ कि कहाँ पे पुनपुन नदी मिलती है, तो फतुहा में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो मोरहर, मादर और धरधा, ठीक है। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। अब फल्गु नदी, जो निरंजना नदी बोला जाता है, यह हजारीबाग पठार से निकलती है और लीलाजन, निरंजना नदी तथा बोहना नदी से मिलने के बाद बनती है और एक गया होते हुए पुनपुन नदी में मिलती है और जो गंगा की उप नदी बनती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे फल्गु भी ऑप्शन में दे देगा, पुनपुन, फल्गु, कर्मनासा और गंडक जो भी है नदी दे देगा, उसमें फल्गु नदी बोल देगा। और ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा ना कि कौन ऐसी नदी है जो गंगा की उप नदी है। उप नदी मतलब कि वो किसी और में मिलती है और वो नदी किसी में, जैसे फल्गु नदी पुनपुन में मिलती है और पुनपुन नदी गंगा में मिलती है, तो फल्गु नदी क्या हो गई? फल्गु नदी उप नदी हो गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर है और यहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्मयात्री आते हैं। अभी आपको पता होगा कि अभी 13 सितंबर को हमारा एग्जाम है, 13 सितंबर को, और गया में नहीं हो रहा है, ठीक है। गया में ये नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी पितृपक्ष मेला चल रहा है।
फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बना है गयाजी डैम। और फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, ये भी ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। पटना गंगा नदी के किनारे, मोकामा भी गंगा, मुंगेर गंगा, भागलपुर, बक्सर, छपरा, हाँ बक्सर तक गंगा है, छपरा नदी है घाघरा नदी के किनारे, हाजीपुर गंडक नदी के किनारे है, सोनपुर भी गंडक नदी के किनारे जो मेला लगता है, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, खगड़िया बूढ़ी गंडक, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक, दरभंगा बागमती नदी के किनारे है, गया फल्गु नदी के किनारे और फतुहा पुनपुन नदी के किनारे। एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो खगड़िया नहीं, चले जाने दीजिए, आएगा तो बता देते हैं। ध्यान में कुछ बताना था पर मैं भूल गई। चलिए नेक्स्ट है बिहार की नदी घाटी परियोजना, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रख लीजिए। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। इन परियोजना में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन है, किस किस नदी पे हुई है, इंपॉर्टेंट है ये। एक सोन नदी पे बना है, गंडक नदी पे और एक कोसी नदी पे। यहाँ पे मैप से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये सोन नदी है, यहाँ पे मैप बना हुआ है, ये पश्चिम सोन नदी जलाशय यहाँ पे बनाया हुआ बांध है, सोन नदी पे ही बांध बना हुआ है। और ये पूर्वी सोन नदी ये यहाँ पे गया, एक इधर गया है और ये गंगा सोन नदी जो जा रहा है वो है। ये सोन परियोजना में देख लेते हैं। तो सोन परियोजना, सोन नदी परियोजना का निर्माण कब हुआ था, तो 1874 में, मतलब सबसे पुराना सोन नदी परियोजना है बिहार में, ठीक है। 1874 में डेहरी में रोहतास में हुआ था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है, जस्ट बताई थी मैं। डेहरी में बरून के पास जो नदी का बांध बनकर 2 नहरों निकाले गए हैं, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर में क्या क्या है, तो इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई होती है। और पश्चिमी सोन नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि सिंचाई होता है। नेक्स्ट सोन नदी। सोन नदी पे 2 जल विद्युत परियोजना है, जिसमें डेहरी जल विद्युत परियोजना 6.6 मेगावाट का और वारुण जल विद्युत परियोजना है, केंद्र है 3.3 मेगावाट का। नेक्स्ट है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें ये देखिए गंडक नदी का बनाया हुआ है, वाल्मीकि बैराज पश्चिम चंपारण में है, नेपाल से निकलती है। एक पश्चिम नहर है इसमें निकला हुआ, एक तिरहुत, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार में पूछता है कि तिरहुत नदी किस पे, तिरहुत जो बैराज है कहाँ पे, किस नदी पे है, तो ये गंडक नदी पे बना हुआ है। त्रिवेणी नहर और दोन नहर, ये तीनों पूछता है, त्रिवेणी दोन और त्रिवेणी दोन और तिरहुत, ठीक है। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। किसका, तो भारत और नेपाल का। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल तीनों को मिलता है, ठीक है। ये गंडक परियोजना के लिए 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ था और यह परियोजना 1968 से प्रारंभ हो चुका है। नेक्स्ट, इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा भैंसालोटन, जो भी बता चुके हैं, भैंसालोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बैराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व और पश्चिम की ओर नहर निकाले गया है, जिसमें पूर्व गंडक नहर और पश्चिम गंडक नहर कहा जाता है। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसमें तिरहुत, त्रिवेणी और दोन है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एक इसमें है तो पूर्वी नहर में है, ये भी ध्यान रखिए क्योंकि पश्चिमी नहर वहाँ पे जा रहा है ना, यूपी में। नेक्स्ट है तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली में सिंचाई होती है। नेक्स्ट है पश्चिम नहर जलाशय से नेपाल होकर पश्चिम जलाशय से नेपाल होकर निकलती है और नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इसे निकलने वाली सहायक नदियों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, बिहार में सिवान, सारण इत्यादि सिंचाई होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, सिवान सारण कौन सा है, तो पश्चिमी जलाशय से सिंचाई सिंचित होती है, ठीक है।
अब उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसमें हो गया कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और ये क्या है, तो ये कब बना था, तो 1953 में स्टार्ट हुआ था और परियोजना 1954 से लागू हो रखा है, ठीक है। देखिए पश्चिमी कोसी नहर परियोजना है, पूर्वी कोसी है और कोसी नदी तो ये बहता है, सुपौल में मिलता ही है, पता ही होगा। इसका परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है और यह परियोजना 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया जा रहा है। पूर्वी कोसी नहर इससे अररिया, सुपौल और पूर्णिया लाभान्वित होती है और पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा और मधुबनी, सुपौल और बेगूसराय आदि सिंचित होती हैं। अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे फ्रेंड्स कि अभी कोसी पे एक और पश्चिमी कोसी नहर को विकसित किया जा रहा है, तो उससे कौन कौन जिले हैं जो लाभान्वित होंगे, ये करंट का है, ठीक है। करंट बिहार एडिट एरिया करंट में भी आपको ये मिलेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं आप कितनी अपडेटेड। चलिए आप जलप्रपात देख लेते हैं, ठीक है। जलप्रपात, जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी में तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। ये जलप्रपात ना, ये आपको ना 1 नंबर तो जरूर दिलाएगा, ठीक है। ये जलप्रपात आपको 1 नंबर जरूर दिलाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हर बार पूछता है, ठीक है। तो ककोला जलप्रपात कहाँ का है, तो नवादा, ककोलत नवादा, दुर्गावती रोहतास, कर्मनासा बक्सर, धुआंकुंड सासाराम, रोहतास में मंजहर सासाराम, तुतला भवानी सासाराम, जियारकुंड भोजपुर और तेलहट कैमूर। आपको मैप के थ्रू मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि ये ना मैप अगर आप एक बार देखेंगे ना तो शायद थोड़ा सा आपको याद, थोड़ा एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाएगा। आपको पता है सारा जितनी भी है ना जलप्रपात वो दक्षिण बिहार में ही है क्योंकि दक्षिण बिहार में पहाड़ है ना, इसके वजह से। ये देखिए ककोलत, यहाँ पे नवादा है, नवादा यहाँ पे है, यहाँ पे ककोलत है, ठीक है। गया के पास में नवादा, यहाँ पे ककोलत जलप्रपात है, ककोलत जलप्रपात। और दुर्गावती, ये आपका सोन नदी जा रहा है, यहाँ पे दुर्गावती जलप्रपात है। कर्मनासा बक्सर में, यहाँ पे बक्सर कर्मनासा है। कर्मनासा तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। ककोलत और करकट जलप्रपात भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन करकट जलप्रपात कैमूर में है, ये भी जो बहुत पर पूछता है। करकट जलप्रपात, धुआंकुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में ही है, मजहर सासाराम रोहतास, तुतला भवानी सासाराम रोहतास, ज़्यादातर रोहतास में है। जियारकुंड, ये ध्यान रखिएगा, जियारकुंड भोजपुर में, यहाँ पे भोजपुर है, ठीक है। यहाँ पे जियारकुंड, ठीक है, यहाँ जियारकुंड। और तेलहरकुंड कैमूर में, ठीक है, तेलहरकुंड कैमूर। और तेलहर में एक यहाँ पे करकट भी याद रख लीजिएगा, यह तेलहर है और करकट, ठीक है। करकट भी याद रखिएगा, करकट बहुत पूछता है तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है झील, ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन में मार्क्स दिलाने का कोशिश करेगा। ये कांवर झील VVI, इसको VVI में रखिए, ठीक है। कांवर झील बेगूसराय में है क्योंकि ये क्या है, रामसर शादी में 2020 में ही आ गया था रामसर स्थल में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कांवर ताल झील जो रामसर स्थल में शामिल हुआ था ना, इसका क्रम क्या है, ठीक है, क्रम क्या है। नेक्स्ट है गोगोबिल झील जो कटिहार में है, गोगोबिल झील कटिहार में। कुशेश्वर दरभंगा, ये याद हो जाता है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर में, अभी जो गणतंत्र दिवस में जो बिहार से झांकी निकली थी ना, तो घोड़ा कटोरा वहाँ से फेमस है, तो मे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अनुपम झील कैमूर, सिमरी झील सहरसा, सा से सिमरी, स से सहरसा, ऐसे याद रखिए। जगतपुर झील भागलपुर, मोती झील मोतिहारी, मोती तो कंफ्यूजन नहीं करेगा। सरैया बेतिया, पिपरा मोतिहारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक अनुपम झील आता है, अनुपम आ गया ना, हाँ अनुपम तो आ गया। एक उदयपुर झील आता है, उदयपुर झील, ये कंफ्यूज करता है उदयपुर झील, और ये PYQ में है, इसमें नहीं दिया हो तो मैं आपको बता देती हूँ। उदयपुर झील कहाँ पे है, तो ये उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है, ठीक है, पश्चिम चंपारण में। और अनुपम झील कैमूर में है।
उदयपुर से हमें ऐसे कंफ्यूज होता है ना कि राजस्थान में उदयपुर है तो वहां पे होगा, तो नहीं, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है उदयपुर के बारे में। तो उदयपुर पश्चिम चंपारण में है और अनुपम कैमूर में है। आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, मैं जिस चीज़ में फंसती थी ना वो चीज़ में थोड़ा सा जोर दे देती हूँ आप लोग को, क्योंकि ये चीज़ें मैं भी फेस करी हूँ। अब तो मुझे समस्या नहीं आता, बट उस टाइम आता था। देखिए यहाँ पर से जो गंडक नदी आती है ना, यहाँ पे अनुपम झील है, अनुपम नहीं, उदयपुर, उदयपुर यहाँ पे है उदयपुर, और नीचे है अनुपम जो कैमूर में है, ठीक है, अनुपम, ये तो यहाँ पे लिखा ही है ना, कैमूर में है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अभी एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक और मेरे पास टाइम तो खैर नहीं होता, इसलिए मैं वीडियो बना भी नहीं रही हूँ फ़िलहाल के लिए, लेकिन आ रहा है कमेंट, तो मैं सोच रही हूँ कि चलिए ठीक है, एक बार बुक बता ही देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रवीण सर भी बोलते हैं कि आप उनका बुक कर लीजिए, आपका कवर हो जाएगा। तो और इसमें सच में जो भी क्वेश्चन दिया हो रहता है ना, ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होता है, बेवजह फालतू चीज़ इसमें नहीं डाला हुआ है, तो अच्छा है, ठीक है, मैं कंपाइल कर दूँगी सारा। अभी यहाँ पे क्या है, नहरें, अभी हमने जस्ट नहर देखे थे, इसमें क्या क्या कौन सी नहर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। त्रिवेणी, तिरहुत, दोन, ये तीनों नहर को ध्यान रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन पूछता है कि गंडक नदी पे कौन सी नहर नहीं है, तो त्रिवेणी, तिरहुत, दोन, और एक कोई और डालेगा, राजपुर डाल देगा, पूर्वी सोन डाल देगा, मतलब कुछ भी डाल देगा एक्स्ट्रा, लेकिन इस ध्यान रखिएगा त्रिवेणी, तिरहुत, दोन, तीनों क्या है, तो ये गंडक नदी पर बना हुआ है, और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि इसमें से फलाभान्वित होते हैं। पूर्वी कोसी, कोसी से ये इतना नहीं, पूर्वी कोसी नहीं पूछेगा क्योंकि कोसी से हमें समझ में आ जाता है, पश्चिमी कोसी भी नहीं पूछता है, राजपुर पूछ सकता है, ठीक है, राजपुर पूछ लेता है कि राजपुर, ऐसे कोसी उसमें लगा हुआ नहीं है ना, तो समस्या थोड़ी सी हो जाती है, तो राजपुर कोसी, राजपुर जो नहर है ना वो कोसी नदी पे बना हुआ है, सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय से लाभान्वित होता है। पूर्वी सोन भी नहीं पूछता है, पश्चिमी सोन भी नहीं पूछता है, तो आपको पूछने का ज़्यादातर इसके पास है त्रिवेणी, तिरहुत, दोन और ये राजपुर, ये ऑप्शन में ऐसे रहेंगे, पक्का रहेंगे, अगर इससे नहर से आ गया तो यही आएगा, ठीक है। तो ये तीनों त्रिवेणी, तिरहुत, दोन हो गया गंडक नदी पे, और राजपुर हो गया कोसी नदी पे, बाकी जितने हैं ये है लगा हुआ ही है, तो उतना समस्या नहीं, उस टाइम क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सच में सर का ना बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही होता है, मतलब रिवीजन पर्पस के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसमें है गर्म जल कुंड प्रपात, ठीक है, ये राजगीर, बिहार में दो ही जगह पे ज़्यादातर गर्म कुंड है, और एक जगह पे गया में थोड़ा सा है, तो गया वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा पूछता नहीं है, बट राजगीर और मुंगेर से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो राजगीर में कौन कौन सी है, तो राजगीर में ब्रह्मकुंड जो बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है, फिर सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड और नानक कुंड। नानक कुंड ये ठंडा कुंड है, ठीक है, ये ठंडा, एक ऐसा है ना सिर्फ नानक कुंड ही है जो ठंडा जलकुंड है, लेकिन ये गर्म जलकुंड नहीं है, बाकी ये सब ना गर्म जलकुंड है, ठीक है। तो राजगीर का ध्यान रखिएगा, ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड और नानक कुंड। मुंगेर से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप रामायण से जो रिलेटेड होंगे ना, रामायण से जो रिलेटेड होंगे उसको मुंगेर में डाल दीजिएगा, ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिए। जिसमें लक्ष्मण कुंड है, राम से है, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, ऋषिता कुंड, ऋषि कुंड, भीमबान इंपॉर्टेंट है, भारी हर कुंड, तो ये सब कुंड कहाँ पे है, तो ये है मुंगेर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गया में एक ही कुंड है, अग्नि कुंड, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो याद ही रखिएगा, गया और मुंगेर, सॉरी राजगीर और मुंगेर वाली, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा कंप्लीट हो गया है आपका ये, और अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहार की मिट्टी। हम क्या करेंगे, इसी वीडियो में सारा कर लेंगे, बिहार जितनी डिटेल में दिया हुआ है ना, सब ज्योग्राफी इसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपका 1 घंटे का वीडियो बनेगा और उसमें सारा ज्योग्राफी आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिट्टी देख लेते हैं। तो बिहार पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीकी कार्बन और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी कहा जाता है। कार्बन और अकार्बन दोनों होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक।
मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलकृत या वर्षा, आर्द्र तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि मुख्य भूमिका निभाती है। मृदा के अध्ययन के लिए मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी इंग्लिश में ही पूछता है, ठीक है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है ये भी ध्यान रख लीजिए, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोढ़, कछारी मिट्टी बताया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी का ही ये सब नाम है, अपोढ़, कछारी, जलोढ़ मिट्टी का ही नाम है, तो ध्यान रखिएगा। और 90%, ठीक है। बिहार में मिट्टी को उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार में निम्नलिखित रूप से विभाजित किया जाता है। ये देख लीजिए क्या है यहाँ पे, उत्तरी बिहार की मिट्टी और दक्षिणी बिहार की मिट्टी। इसमें है पर्वत पादीय मिट्टी, उत्तरी बिहार की नदी है, ठीक है, इसमें पर्वत पादीय मिट्टी बोलते हैं। तराई मिट्टी बोलते हैं, जो नेपाल से पश्चिम चंपारण तक जो पट्टी बने हुए होते हैं, नेपाल के सटा हुआ रहता है, उसको तराई मिट्टी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर भी कहा जाता है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर भी कहा जाता है। दक्षिण बिहार की नदियाँ टाल मिट्टी, जो पटना मोकामा सब है ना वो सब, और भागलपुर तक जाता है उसको टाल मिट्टी। कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल कवाल मिट्टी भी कहा जाता है, तो ये भी कंफ्यूज मत होइएगा। लाल पीली मिट्टी या बलथर मिट्टी कहा जाता है दक्षिण बिहार में। ये दक्षिण बिहार में मिट्टी मिलती है और ये उत्तर बिहार में मिट्टी मिलती है। बिहार की मिट्टी, उत्तर बिहार की मिट्टी देख लेते हैं। तो उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कौन है, तो पर्वत पाटी मिट्टी, जो भी हम लोग देख लिए थे। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मुझे ये आ रहा था, मतलब 66 में शायद ये क्वेश्चन पूछा था, 66 बीपीएससी में, कि पिडमोंट सॉइल कहाँ पे पाया जाता है। और हम लोग हिंदी से पढ़ने वाले हैं, तो उस टाइम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे ध्यान नहीं आया था और मैं गलत बना गई थी। तो पर्वत पादीय मिट्टी को ही पिडमोंट सॉइल बोलते हैं। और ये ना सब इंग्लिश वर्ड भी कुछ कुछ याद रखिए, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी इंग्लिश वर्ड याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है और हम लोग ना हिंदी वाले ना आउट हो जाते हैं वहाँ से, तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए अब हिंदी इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आपको होना चाहिए नॉलेज, है ना। तो पिडमोंट सॉइल किसको बोलते हैं, तो पर्वत पादीय मिट्टी को बोलते हैं। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग के सुमेश्वर श्रेणी के आसपास से मिलती है, और इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है तथा यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान और गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है। नेक्स्ट है तराई मिट्टी। तो इस मिट्टी का विस्तार उत्तरी सीमा पर पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक है, और ये 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पे है, ठीक है। इधर आ गया आपका ये जो जगह है ना, ये हो गया आपका तराई मिट्टी, ठीक। नेक्स्ट है, इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कहीं कहीं यह दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर भी कहा जाता है, अगर बांगर भी रहेगा लिखा हुआ या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी रहेगा तो भी, या फिर करेल कैवाल मिट्टी भी लिखा रहे तो समझ जाइए पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में बोल रहा है। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है और फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में चूना और पोटास की अधिकता होती है और फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्या है, तो क्षारीय होता है, ठीक है। क्षारीय का पीएच मान आपको पता है ना, यहाँ से 1 से अगर 7 तक जाता है तो अम्लीय होता है, ठीक है, और यहाँ से 7 से जो 14 तक जाता है वो क्षारीय होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। ये मिट्टी क्या है, वो जो बांगर मिट्टी होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। इसमें क्या क्या उपजाया जाता है, तो धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। अब नवीन जलोढ़ मिट्टी जो बिहार में 90% तक है,
ठीक है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसे खादर मिट्टी कहा जाता है, यह नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है और यह मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदा आदि निचली नदियों से नदी घाटी से होता है और ये काफी उपजाऊ होता है। ठीक है। यह मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चिक्का की प्रधानता होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। बांगर मिट्टी में क्या क्या कमी थी? तो फास्फोरस और नाइट्रोजन की, और खादर मिट्टी भी नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर है और इसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि पैदावार अच्छी तरह से होता है। दक्षिण बिहार की नदी में दक्षिण बिहार की मिट्टी में क्या क्या आता है? तो दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य होता है और मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन है? ताल मिट्टी। इंपॉर्टेंट है, ताल मिट्टी को ध्यान रखिएगा। तो ताल निम्न भूमि का क्षेत्र है और जो वर्षा ऋतु से जल प्लावित रहता है तथा ताल मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तट पर बक्सर से भागलपुर तक है। ठीक है, और ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। यह मिट्टी मोटे कण वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसल अच्छी होती है और यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होगा कि पटना दलहन में टॉप नंबर पे रहता है, तो इसी मिट्टी की वजह से रहता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि गंगा नदी ना पटना में सबसे लंबा बहती है। कगारी मिट्टी, गंगा नदी के दक्षिण तट पर सोन, फल्गु, पुनपुन, किऊल नदियों के किनारे इस मिट्टी का निर्माण होता है, विस्तार होता है और ये उर्वरा शक्ति में कुछ कमजोर होता है। ठीक है, यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो अभी आपको पता होगा नालंदा में सब्जी बहुत ज़्यादा, सब्जी में टॉप है नालंदा। और इस मिट्टी में उगाए जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्ची आदि है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसे कैरेल कैवाल मिट्टी भी कहा जाता है, तो यह मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। ठीक है, जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाए जाने वाली प्रमुख फसल कौन कौन है? तो मक्का है, धान है, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं। लाल पीली मिट्टी, जिसे बलथर मिट्टी भी कहा जाता है, तो पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का विस्तार होता है। लाल पीली बलथर मिट्टी को कहाँ से? तो कैमूर श्रेणी से निकट। और राजमहल कहाँ है? तो भागलपुर के आसपास में। ठीक है, आप राजमहल से कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं? आप राजमहल से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा राजमहल में क्या क्या हुआ था, बहुत फेमस है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री से। नेक्स्ट है, यह मिट्टी जमुई, मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है और इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। ठीक, कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग का होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी मिट्टी लाल रंग की होती है? तो लाल पीली मिट्टी, जिसे बलथर मिट्टी कहा जाता है, और ये लौह तत्व की प्रधानता के कारण ये लाल होती है। इसकी प्रवृत्ति अम्लीय होता है। अभी हमने जस्ट देखा था कि इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होता है फ्रेंड्स, अभी देखे थे ना। जस्ट अभी हम देखे थे। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कहाँ पे होता है। मैंने अभी जिस देखा था वो मैं भूल गई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? तो लाल बलुई मिट्टी कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। लाल बलुई मिट्टी कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं और इस मिट्टी में प्रमुख रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। वन एवं वन्यजीव देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट हो वो बताएंगे। इसमें ये तो नहीं, ठीक है, देख लेते हैं। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्वतपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्वतपाती वनों को
वनों की उनकी विशेषता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक पहला है आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पे है, तो ये वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिम चंपारण जो वाल्मीकि नगर है और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और इस वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट बेंत ये इम्पोर्टेंट नहीं है। शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पे है, तो शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार में अधिकांश भागों इसी वन में पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। यह कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, मल्लात, साख, खैरा, महुआ, पलास, जामुन आदि बांस भी पाए जाते हैं। बिहार की वन्यजीव अभयारण्य, ये इंपॉर्टेंट होगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आपको होट पे होगा, पश्चिम चंपारण में है और ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। सबसे घने वन बोलेगा तो पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ठीक है, पश्चिम चंपारण में। और घने वन में सबसे ज़्यादा पश्चिम, लेकिन अगर क्षेत्रफल में बोलेगा ना तो कैमूर है। भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य, तो भीम बांध मुंगेर में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों। इसमें क्या क्या पाए जाते थे, तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ आदि इस भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं। और ये इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 681 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गौतम बुद्ध पश्चिम बिहार, ये गया में है, नाम से याद आपको कर सकते कि गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति गया में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल नहीं पूछता, छोड़ दो। और इसमें है कांवर ताल झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य, ये बेगूसराय में है और ये इसका क्षेत्रफल याद रखिए 63 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और साइबेरिया पक्षी का आश्रय है और ये रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र है, तो इसलिए बहुत पूछा गया है। 67 में भी प्री और ये एग्जाम दोनों में पूछा था और अब भी पूछ सकता है। नागी नकटे इस पर पूछेगा ज़्यादातर अगर पॉसिबल हुआ तो। नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, रोहतास और कैमूर में है, नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि कैमूर लिखा ही है तो आपको उतना पूछता नहीं है। हाँ, नागी वन्यजीव अभयारण्य नागी बांध पश्चिम बिहार कहाँ है, तो जमुई में। इसका क्षेत्रफल भी याद रख लीजिए, 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पड़ा है और ये सबसे छोटा अभयारण्य है। अभी रामसर स्तर में शामिल हो गया है, ठीक है, रामसर स्तर में शामिल हो गया है। और ये दोनों नागी और नकटी ये भी जमुई में है, देखो यहाँ पे बता ही दिया है, वो 2024 में हुआ है शामिल। नेक्स्ट है राजगीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो राजगीर नालंदा में। नेक्स्ट है उदयपुर, ये पूछ सकता है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। नेक्स्ट है रजौरी वन्यजीव अभयारण्य, तो नवादा में, रजौरी नवादा, जो नहीं आपको याद होगा ना बार बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। कुशेश्वर दरभंगा, ये पता होगा। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर। और बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में है, इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। ये वन स्थिति रिपोर्ट है, इसमें नहीं बताती हूँ क्योंकि करंट में अभी आपके पास करंट अफेयर आ ही गया होगा तो उसमें आप आराम से देख सकते हैं। अब आपदा प्रबंधन देख लेते हैं। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ मुख्य आपदा क्या है, तो बाढ़ कहाँ आता है, उत्तरी बिहार में। दक्षिण बिहार में क्या होता है, तो सूखा, भूकंप, चक्रवात, लू आदि आपदा बिहार में है। बाढ़ कहाँ है, तो बाढ़ बिहार में 38 जिला में से 28 जिला प्रभावित है बाढ़ से। कितना, 38 जिला में 28 जिला बाढ़ से प्रभावित है और 28 जिलों में 15 अत्यधिक प्रभावित जिला है और 13 कम प्रभावित जिला है। तो ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा सा पूछेगा नहीं लेकिन सुना हुआ रहे तो सबकॉन्शियस में रहेगा, पूछ लिया तो बना सकते हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार देखा जाता है और बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल ग्रस्त से 16.5 है। नॉट इम्पोर्टेंट बट हाँ ध्यान रख सकते हैं।
अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिला कौन है? तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और कटिहार। सब है उत्तरी बिहार की नदी। भागलपुर सिर्फ दक्षिणी बिहार की नदी, बाकी सब उत्तरी बिहार की नदी है। कम प्रभावित जिला कौन है? तो पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा। नेक्स्ट, बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो बिहार में वर्षा ऋतु में 2 माह में अत्यधिक वर्षा होता है और उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु अत्यधिक जल प्रवाह होने लगता है। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव है और तटबंधन टूटा और जल संग्रह क्षेत्र में मानव का प्रसार है, इसके वजह से होता है। सूखा, आपको पता ही है सूखा कहाँ पे है? तो औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, मुंगेर और कैमूर में जो पठारी नदी है, इसके वजह से सूखा होता है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो इतना जो है ना, ये देखिए ये सब बाढ़ प्रभावित जिला है, ठीक है। भूकंप भी है बिहार में, 3 जोन भूकंप का है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ गया जोन 5 में क्या अत्यधिक प्रबल भूकंप आता है, जिसमें किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी है। इसको मैं आपके थ्रू सीखिए। बहुत इम्पोर्टेंट टाइम में मैं ये वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आपके लिए, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करेंगे। जोन 5 में कहाँ गया? तो ये हमारा जोन 5 है, ठीक है। जोन 5 ये है। फिर जोन 4 पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान और शिवहर है, ठीक है। ये जोन 4 में आया। और जोन 3 में गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर, मुंगेर, ये जोन 3 में आता है। जोन 3 में ये है, जोन 4 में ये है और जोन 5 में ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चक्रवात भी बिहार में बहुत कम आता है वैसे चक्रवात, ठीक है। बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, ठीक है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा को कभी कभी प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होते हुए बिहार की सीमावर्ती क्षेत्र जिला में प्रभावित होती है। और चक्रवात के मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले जैसे किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जान माल की हानि होती है। सेंडाई फ्रेमवर्क, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार, ये पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जापान के सेंडाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए 3रा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने के संबंध में 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। भारत 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया था। कब भारत अपनाया था? तो 1 जून 2016 को। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया था। VVI आप रख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये कहाँ था? जापान के सेंडाई शहर में हुआ था। मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए हुआ था ये सम्मेलन। और भारत है ना 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क में अपनाया था। और बिहार भी सबसे पहले बिहार ही उसको कार्योग किया था, मतलब लागू किया था। ये बिहार का इकोनॉमिक्स है जो कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो फिलहाल एग्ज़ाम रहेगा फ्रेंड्स, अभी मेरा भी एग्ज़ाम है 13 को मैं भी दे रही हूँ, क्योंकि अभी मेंस का रिजल्ट आया नहीं है ना। तो मेंस का रिजल्ट आया नहीं है, शायद नवंबर में आएगा, ठीक है। और नवंबर में क्या आता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, आई डोंट नो। तो जब तक रिजल्ट हाथ में नहीं है तब तक आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन, राइट। तो पढ़ना है, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट करवा दी हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मैं इसको वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है, आप जाते जाते देख सकते हैं। और एक वीडियो और मैं सोच रही हूँ कि पॉलिटी थोड़ा सा कम आता है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं पॉलिटी में, लेकिन
ऐसे पूछ देता है ना कि पहला कौन ऐसा है जो निर्दलीय से बने हैं, या फिर गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, या फिर कौन सा राज्यपाल 2 बार बने हैं, तो वो चीज़ें आ जाता है बिहार का। तो इसमें ही पॉलिटी में होगा ना इसका सेक्शन, तो मैं उसका कंप्लीट करवा दूंगी एक वीडियो में। तो पूरा आपका एक वीडियो में आपका ज्योग्राफी हो गया, एक वीडियो में आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, पूरा हिस्ट्री में एक वीडियो में अपलोड कर दी हूँ, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।